नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने काव्य गुणों के विषय में चर्चा की थी और हमने जाना था कि रस का उत्कर्ष करने वाले धर्म काव्य गुण कहलाते हैं। साथ ही हमने आचार्य दंडी और आचार्य भामह इनके मत को भी जाना था और काव्य गुणों की संख्या को लेकर के विभिन्न विद्वानों के जो भिन्न भिन्न मत थे उनको भी हमने देखा था। इनके अलावा हमने काव्य जो गुण हैं उनके जो 3 प्रकार आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार हमने देखा था। काव्य कवि की स्वतंत्र और उन्मुक्त हृदय की अभिव्यक्ति है और कवि जब स्वतंत्र रूप से अपने हृदय की बाहों को रचनाबद्ध करता है तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ कमियां, कुछ दोष या कुछ न्यूनताएं भी रह जाती हैं। वे न्यूनताएं जो रसास्वादन या यूं कहें कि रसानुभूति में बाधा उत्पन्न करें तो वे काव्य दोष कहलाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि काव्य दोष वास्तव में है क्या। तो आइए देखते हैं काव्य दोष। तो वैसे तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दोष यानी कि कमियां। तो ये देखिए आप, काव्य दोष है ना, ये काव्य की वे न्यूनताएं, ये देखिए काव्य की वे न्यूनताएं या वे कमियां, काव्य में वे न्यूनताएं जो रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रस का अपकर्ष करने वाले, ये देखिए आप, रस का अपकर्ष करने वाले कारक या तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोष कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि काव्य की वे कमियां या वे न्यूनताएं जो रसास्वादन की प्रक्रिया है उसमें बाधा डालते हैं, जो रस का अपकर्ष करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? काव्य दोष कहलाएंगे। और काव्य जो दोष हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए आप, काव्य दोष कितने प्रकार के होंगे? तो ये 3 प्रकार के होंगे और ये हम जानेंगे। देखो 3 प्रकार से काव्य दोष है ये देखिए आप। सबसे पहले ये देखिए शब्दगत काव्य दोष। शब्दगत काव्य दोष। और दूसरा जो है अर्थगत काव्य दोष। और तीसरा है रसगत काव्य दोष। शब्दगत काव्य दोष, अर्थगत काव्य दोष और रसगत काव्य दोष। सबसे पहले हम जानें कि शब्दगत काव्य दोष क्या है। देखिए आप, शब्दगत काव्य जो दोष है इसको पदगत काव्य दोष भी कहा जाता है। पदगत काव्य दोष। तो जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि शब्द है ना, तो शब्द के विकार के कारण, यानी कि शब्द में विकार हो, तो शब्द के विकार के कारण
और काव्यानंद में बाधा उत्पन्न हो या रसानुभूति में बाधा उत्पन्न हो, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? शब्दगत काव्य दोष। यानी कि काव्य में और इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिससे काव्य में विकार उत्पन्न हो, रसानुभूति की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न हो, तो वो कौन सा कहलाएगा? शब्दगत काव्य दोष। तो यहां पर हम ये देखेंगे शब्द में जो विकार है, शब्द के विकार के कारण, शब्द के विकार के कारण अगर रसानुभूति में बाधा उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाएगा? शब्दगत काव्य दोष कहलाएगा। दूसरा ये देखिए अर्थगत काव्य दोष। तो यहां भी नाम से स्पष्ट हो रहा अर्थ है ना, तो अर्थ दोष के कारण और रसास्वादन है या रस की जो प्रक्रिया है उसमें अगर बाधा उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाता है? अर्थगत काव्य दोष कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि काव्य में या काव्य ऐसे अर्थ का द्योतक हो जो वास्तविक अर्थ है उसका पोषण नहीं कर रहा। यानी कि काव्य में जो अर्थ दिया गया या काव्य का जो अर्थ दिया गया या हम कविता का जब वाचन करते हैं या उसका रसास्वादन करते हैं तो उनका जो अर्थ है वो वास्तविक अर्थ का द्योतक नहीं है, जिसके कारण रसानुभूति है उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थगत काव्य दोष कहलाएगा। और ये जो तीसरा है रसगत काव्य दोष, ये देखिए आप रसगत काव्य दोष। रसगत काव्य दोष है इसमें देखो शब्दगत व अर्थगत दोष के कारण, अर्थगत दोष के कारण रस के भाव विभाव व संचारी भाव, देखिए संचारी भाव का सही समन्वय नहीं होना, सही समन्वय नहीं होना क्या कहलाता है? रसगत काव्य दोष कहलाता है। यानी कि शब्द और अर्थ इनके दोष के कारण और रस के जो भाव है जिसमें विभाव है ना, अनुभाव है, संचारी भाव है, इन भावों का सही विन्यास नहीं होना, यानी कि सही समन्वय नहीं होना। और इससे क्या है कि सही समन्वय न होने के कारण रसानुभूति है उसमें क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और ऐसा जहां होता है तो वहां कौन सा दोष पाया जाता है? रसगत काव्य दोष पाए जाते हैं। और ये एक बार इनके जो भेद है ये भी आप लिख लो। शब्दगत जो काव्य दोष है ये इनके लगभग 16 भेद माने जाते हैं। और अगर हम अर्थगत काव्य दोष की बात करें तो इनके भी 23 भेद माने जाते हैं। रसगत जो काव्य दोष है इनके प्रमुखतः 3 भेद माने जाते हैं। या हम केवल उन्हीं भेदों पर चर्चा करेंगे जो अलग से आपके सिलेबस में दिखाए हुए हैं। तो पर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें क्योंकि आप जिस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा का लेवल क्या है, उसमें उसके पेपर का लेवल क्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं और ये हम ध्यान में रखेंगे। तो अब तक की क्लास में हमने देखा कि काव्य दोष, काव्य की वे न्यूनताएं जो रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करें उनको क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। यानी कि रस का अपकर्ष करने वाले कारक काव्य दोष कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि काव्य जो दोष है ये प्रमुखतः काव्य में 3 प्रकार से आता है: शब्दगत, शब्द के कारण, अर्थ के कारण और रस के कारण। तो इसी आधार पर काव्य जो दोष है इनके 3 भेद माने जाते हैं: शब्दगत काव्य दोष, अर्थगत काव्य दोष और रसगत काव्य दोष। जहां शब्द में विकार के कारण या ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे काव्य में विकार उत्पन्न हो या रसा अनुभूति की जो प्रक्रिया उसमें बाधा उत्पन्न हो, तो वहां पर शब्दगत काव्य दोष। फिर अर्थ के कारण
और यानी कि काव्य ऐसे अर्थ का द्योतक हो जो वास्तविक जो अर्थ है उसका पोषण नहीं करता है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अर्थगत काव्य दोष। और अंत में हमने देखा रसगत काव्य दोष। तो शब्दगत और अर्थगत दोष के कारण रस के जो भाव है उनका सही समन्वय नहीं होना, तो वहां कौन सा दोष होगा, रसगत काव्य दोष। और अब हम जो काव्य के जो दोष हैं जो अलग से और चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनको देखेंगे। और उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखिए आप एक बार इनको, तो ये देखिए, और ये जो काव्य दोष हैं जो आपके सिलेबस में अलग से लिखे हुए हैं, और अलग से लिखने का मतलब ये हुआ कि यहां से निश्चित रूप से प्रश्न किया जाएगा, तो इनको बड़े ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले ये देखिए आप, और कलिष्ठत्व काव्य दोष, कलिष्ठत्व काव्य दोष, काव्य दोष। हमें समझना है कि कलिष्ठत्व काव्य दोष होता क्या है, कलिष्ठत्व काव्य दोष होता क्या है। जैसे कलिष्ठ का अर्थ अगर हम देखें तो कलिष्ठ का अर्थ क्या होता है, कठिन, यानी कि जब काव्य का अर्थ बड़ी ही कठिनाई से समझ में आए तो वहां पर कौन सा दोष होगा, कलिष्ठत्व काव्य दोष। यानी कि काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनका अर्थ और कठिनाई से समझ में आए, तो वहां पर कौन सा दोष होगा, कलिष्ठत्व काव्य दोष। अगर हम अपनी भाषा में कहें कि जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका बड़ी माथापच्ची से और अर्थ स्पष्ट हो, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा, कलिष्ठत्व काव्य दोष। और यहां अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लो, देखिए, जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, तो वहां पर कौन सा दोष होगा, तो वहां पर ये कलिष्ठत्व काव्य दोष होगा। यानी कि काव्य में ऐसे शब्दों को प्रयुक्त करना जिनका अर्थ है वो बड़ी ही कठिनाई से समझ में आए। तो और उदाहरण के रूप में देखिए आप, क्योंकि ये उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। और ये देखिए आप, हेम सुता पति वाहन प्रिय। देखिए क्या हम देख रहे हैं, देखो हेम का अर्थ होता है हिमालय, सुता हिमालय की पुत्री, तो यहां तक हम देखें तो ये यहां तक जो अर्थ है ये बनता है पार्वती, देखिए। और फिर उनके पति तो भगवान शिव, ये देखिए यहां तक हमने अर्थ देखा। ये अर्थ को जानने के लिए और हमने इन शब्दों को अलग अलग करके देखा है ना, तब जाकर के हमारे सामने ये अर्थ आया शिव। इसी प्रकार से आगे देखें तो वाहन, तो शिव का वाहन नंदी है ना, और फिर उनका प्रिय है ना, तो नंदी का जो प्रिय क्या है, चारा। तो इस प्रकार से काफी कठिनाई से और अर्थ स्पष्ट हो या अर्थ का बोध हो, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा, कलिष्ठत्व काव्य दोष। अन्य उदाहरणों में आप और भी देख सकते हैं, जैसे सारंग ले सारंग चलियो, सारंग उग्यो आय। यहां पर भी हम देखें तो जो सारंग जो शब्द है ना, ये अनेक अर्थक शब्द है, और इनमें से हम उनका कौन सा अर्थ लें, तो इस प्रकार से और बड़ी कठिनाई से अर्थ स्पष्ट हो, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा,
कलिष्ठ काव्य दोष। इससे आगे देखिए, और ये महत्वपूर्ण भी है आप, क्योंकि ये लगभग आपके 6 काव्य दोष दिए हुए हैं, तो ये सारे महत्वपूर्ण है, इनको आप बहुत अच्छे से देखना है, यहां से निश्चित रूप से प्रश्न किया जाएगा। तो ये दूसरा देखिए, श्रुति कटुत्व काव्य दोष। श्रुति कटुत्व काव्य दोष। श्रुति कटुत्व काव्य दोष। एक बार देखो, ये शब्द से आप देखना ना, क्योंकि शब्द को हम टुकड़ों के रूप में देखेंगे तो उनका अर्थ ज्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं श्रुति का अर्थ क्या, सुनना। कटु का मतलब कड़वा। जो काव्य सुनने में कड़वा लगे, या जो काव्य और करण कटु, जो सुनने में अच्छा ना लगे, तो वो क्या कहलाएगा, श्रुति कटुत्व काव्य दोष। यानी कि काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, या यूं कहें कि काव्य में कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करना। ये आप लिख लो, काव्य में कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करना। शब्दों का प्रयोग करना। देखिए आप, काव्य में कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करना जो सुनने में अच्छा नहीं लगे ना, तो उसे क्या कहेंगे, श्रुति कटुत्व काव्य दोष कहते हैं। और उदाहरण के रूप में ये देखिए आप, ये देखिए, कवि की कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। करते नहीं धृष्टता। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये शब्द है ना, तो ये क्या, सुनने में थोड़ा सा कटु लग रहा है। तो इस प्रकार से जब काव्य में, और यूं कहे कि यहां पर जो हमने लिखा है कठोर वर्ण है ना, तो कठोर वर्ण कौन से होते हैं, तो एक तो ये जो मूर्धन्य जो ध्वनियां होती हैं, मूर्धन्य ध्वनियां है ना, या फिर परुष ध्वनियां है। इसी प्रकार से कठोर ध्वनियां, ये हमने और ओज गुण में देखा था। तो इस प्रकार से जो काव्य में और कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए। अन्य उदाहरण भी आप और एक और देख लो, ये देखिए आप, कृत्यार्थी तब होंगी मिली है जब पिए आए। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए, कृतार्थी तब होंगी मिली है जब पीयू आए। तो यहां देखिए कृतार्थी है ना, तो इस प्रकार से और कठोर वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करने से और काव्य में रसानुभूति में कमी आना, या रसानुभूति है उसमें बाधा उत्पन्न होना, तो ये क्या कहलाता है, श्रुति कटुत्व काव्य दोष कहलाता है। इनके अलावा अन्य आपके जो सिलेबस में लिखे रहे हैं, तो जिसमें ये देखिए कि अक्रमत्व काव्य दोष। अक्रमत्व काव्य दोष। अक्रमत्व काव्य दोष। तो यहां हम देख रहे हैं अक्रम यानी कि क्रमहीन ना, यहां हूं कहे कि बिना क्रम के, बिना क्रम के। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब वाक्य गठन में और शब्दों का क्रम सही नहीं हो, यानी कि शब्द का सही क्रम में और वाक्य में प्रयोग नहीं करना, क्या कहलाता है, अक्रमत्व काव्य दोष
कहलाता है। और उदाहरण के रूप में देखिए आप, ये देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। ये देखिए, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। हमने जाना देखो पहले आपको ये अक्रमत्व इसका अर्थ समझना होगा। अक्रमत्व, तो ये देखिए अक्रम यानी कि क्रम उचित नहीं है। जब वाक्य जो गठन है उसमें शब्दों का जो क्रम है ना वो सही नहीं होना। अगर शब्दों का जो क्रम वो सही नहीं है ना, तो उससे क्या है कि रसास्वादन है उसमें बाधा उत्पन्न होगी ना। तो वहां पर कौन सा दोष होगा? अक्रमत्व काव्य दोष। यहां हमने जो उदाहरण देखा है, विश्व में लीला ना, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। तो ये जो मानवी जो शब्द है इनका क्रम सही नहीं है, क्योंकि ये जो मानवी जो शब्द है ये यहां लीला से पहले आना चाहिए था। विश्व में मानवी लीला निरंतर करें, तब ये क्या है कि ये वाक्य में जो शब्दों का जो क्रम है वो सही रहता है। अन्य उदाहरण, एक सामान्य उदाहरण देखिए, ये देखिए जैसे मोहन, ये देखिए स्कूल जाता है मोहन। तो ये वाक्य जैसे आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको लगेगा देखो कितना अटपटास है, क्योंकि यहां जो मोहन है ना, इनका जो क्रम है वो सही नहीं है, क्योंकि ये और स्कूल से पहले आना चाहिए था यहां पर। अगर यहां हम ऐसे लिखेंगे मोहन स्कूल जाता है, तब ये क्या है, सही बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अक्रम का मतलब क्या है कि वाक्य गठन में शब्दों का जो क्रम है वो सही नहीं होना। अगर क्रम सही नहीं है तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? अक्रमत्व काव्य दोष। और अन्य जो काव्य दोष है, एक बार इनको भी हटा देते हैं। हमने अब तक जो 3 काव्य दोष हैं और उनको हमने देखा, जिसमें ये देखिए आप, सबसे पहले हमने और ये देखिए कलिष्ठत्व काव्य दोष, कलिष्ठत्व काव्य दोष। इससे आगे हमने श्रुति कटुत्व काव्य दोष, श्रुति कटुत्व काव्य दोष देखा है। और नंबर 3 पर हमने देखा है अक्रमत्व काव्य दोष, अक्रमत्व काव्य दोष। इससे आगे देखिए आप ना, और ये देखिए दुष्कर्मत्व काव्य दोष, दुष्कर्मत्व काव्य दोष। ये देखिए दुष्कर्मत्व काव्य दोष क्या होता है? दुष्कर्मत्व जो काव्य दोष है इसमें, और पहले आप इसमें ये लिखिए लोक व शास्त्र विहीन कर्म का उल्लेख हो। इस पंक्ति का आप अर्थ समझना कि जब काव्य में और लोक और शास्त्र विहित जो कर्म है उसका उल्लंघन हो, ये जो कर्म है उसका क्या हो? उल्लंघन हो। देखिए आप, कर्म का उल्लंघन हो, तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? तो वहां दुष्कर्मत्व काव्य दोष होगा। यानी कि, और ये जो चीजें हैं एक बार इनमें उदाहरण देखिए आप, उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। ये देखिए आप, नृप मां को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, देखिए मत गजेंद्र। नृप मां को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। तो सबसे पहले हमने यहां देखा कि जो
दुष्कर्मत्व काव्य दोष है, इसमें क्या होगा, लोक और शास्त्र विहित जो कर्म है उसका उल्लंघन होगा। यानी कि जब भी हम किसी से कोई वस्तु की मांग करते हैं तो पहले हम वस्तु को बड़ी मात्रा में मांगते हैं, है ना, और जब बड़ी मात्रा में पूर्ति नहीं होती है तब हम क्या है उसकी ना मात्रा को कम कर देते हैं। यहां हम देख रहे हैं, देखो, नृप मानी हे राजन मुझे है मानी घोड़ा, ये देखिए घोड़ा दीजिए, और यदि आप घोड़ा नहीं दे सकते हैं तो गजेंद्र यानी कि हाथी, हाथी तो आपको देना ही होगा। तो इस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं कि जो लोक और जो शास्त्र का जो क्रम है वो क्या है, पहले वस्तु की जो मात्रा बड़ी और फिर छोटी। तो अगर ये बात यूं होती कि नृप मां को गजेंद्र दीजिए अथवा है, तब तो ये ठीक रहता है ना, तब तो ये क्रम किसके अनुसार रहता, ये लोक और शास्त्र के अनुकूल ही रहता। लेकिन अब यहां क्या है कि ये उनके विपरीत क्रम हो गया। साधारण बात में अगर हम कहें कि जैसे आप अपने और पिताजी से पैसे मांग रहे हैं कि पिताजी मेरे को ना 1000 रुपये दो, है ना, और 1000 नहीं है तो फिर आप 2000 तो देने ही होंगे आपको, यानी कि 1000 रुपये और 1000 नहीं दे सकते तो कम से कम आप 2000 तो दो। तो ये जो क्रम है ये क्या है, ये लोक और शास्त्र के अनुकूल नहीं है। तो जहां पर लोक और शास्त्र विहीन कर्म का उल्लेख हो या लोक या शास्त्र का जो कर्म है उसका उल्लंघन किया जाए, वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा, तो वहां पर दुष्कर्मत्व काव्य दोष होगा। इसे आगे देखिए आप, और अप्रतित्व काव्य दोष, ये देखिए आप, अप्रतित्व काव्य दोष, काव्य दोष, ये अगर इनका अर्थ को आप एक बार जान जाओगे तो फिर आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। अप्रतित्व काव्य दोष है, और इनमें क्या है कि ये देखिए आप, लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का प्रयोग होना, होने वाले शब्दों का प्रयोग होना, प्रयोग होना, यानी कि आमतौर पर लोक व्यवहार में जो शब्द प्रचलित नहीं है या जिन शब्दों को जिस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उन शब्दों का प्रयोग करना। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य में किया जाता है तो वहां पर कौन सा दोष आ जाता है, अप्रतित्व काव्य दोष। और अप्रतित्व काव्य दोष है, इसमें विशेष करके ये जो तकनीकी शब्दावली जो शब्द हैं जिसमें, और ये देखिए आप, जैसे ऐशक है ना, ऐशक है, इसी प्रकार से गति या फिर त्वरित, इनके अलावा जो भी ये पारिभाषिक शब्दावली जो शब्द हैं, पारिभाषिक शब्दावली वाले शब्द, तो इन शब्दों का प्रयोग करना या शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग करना कि सामान्य व्यवहार में उनका वो अर्थ होता ही नहीं है, तो वहां पर कौन सा दोष होगा, अकर्मत्व काव्य दोष। और एक उदाहरण देखिए आप, ये देखिए आप, विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देत, अमृतन को फल देत। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए, विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देत। तो यहां पर जो विश्व जो शब्द है ना, ये जल के संदर्भ में आया, और सामान्यतः जल के लिए विश्व जो अर्थ है उसका प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का प्रयोग जब काव्य में किया जाता है तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होता है, अप्रतित्व काव्य दोष। और अब
एक अंतिम जो बच गया है ये और देख लो आप, और ये है ग्रामत्व काव्य दोष। ग्रामत्व काव्य दोष, काव्य दोष। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्रामत्व यानी कि जब काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो, ग्रामीण या यूं कहे गवार या असभ्य देशज जो शब्द है उनका प्रयोग होना, वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? ग्रामत्व काव्य दोष। यानी कि काव्य में जब ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए या असभ्य जो देशज जो शब्द है उनका प्रयोग करें तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? ग्रामत्व काव्य दोष। और एक उदाहरण देखिए आप, ये देखिए, मूंड पे मुकुट धरे सोवत है गोपाल, सोवत है गोपाल। तो यहां हम देख रहे हैं, ये देखिए मूंड जो शब्द है ये क्या है? ग्रामीण या असभ्य या देशज शब्द है। तो इस प्रकार से जब काव्य में ग्रामीण या असभ्य जो देशज शब्द है उनका प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? ग्रामत्व काव्य दोष। तो इस प्रकार से हमने और एक एक करके जो 6 काव्य दोष हैं उन सबको हमने देख लिया। और एक बार दोबारा देखें इनको। सबसे पहले हमने कलिष्ठत्व काव्य दोष देखा था और इसमें जाना था कि जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ बड़ी ही कठिनाई से समझ में आए तो वहां पर कौन सा होगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष। इससे आगे हमने देखा श्रुति कटुत्व काव्य दोष। तो श्रुति ऐसे काव्य में जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो सुनने में क्या हो? कटु हो, तो वहां पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व काव्य दोष। अक्रमत्व में हमने देखा था कि वाक्य गठन में और शब्दों का क्रम है वो सही नहीं होना, तो वहां पर कौन सा दोष होगा? अक्रमत्व काव्य दोष। दुष्कर्मत्व में हमने जाना कि लोक और शास्त्र विहीन क्रम का प्रयोग किया जाए, यानी कि जब काव्य में लोक और शास्त्र का जो क्रम है उसका उल्लंघन किया जाए वहां पर कौन सा होगा? दुष्कर्मत्व काव्य दोष। अप्रतित्व काव्य दोष में हमने जाना कि जब काव्य में सामान्यतः व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए, और ये शब्द हमने जाने थे कि जो तकनीकी शब्दावली के जो शब्द हैं या पारिभाषिक शब्दावली जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा? अप्रतित्व काव्य दोष। और अंत में हमने देखा था ग्रामत्व काव्य दोष। जब काव्य में और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर कौन सा होगा? ग्रामत्व काव्य दोष। इस प्रकार और आज की इस क्लास में सबसे पहले हमने काव्य दोष की सामान्य बातें की और फिर काव्य दोष के कितने भेद हैं, और अंत में जो 6 काव्य दोष जो अलग से आपके सिलेबस में दिखा रखे हैं और उन पर हमने एक एक करके चर्चा की। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।